एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा, उसने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट दी है सिविल सर्विसेज में क्या क्या रिफॉर्म लाए जाने चाहिए। तो उनकी जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो नियरली 15 मंथ टाइम लगता है अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ये इस रिपोर्ट में कहा है। और लगता ही है भाई साहब, आप यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हो, लगभग 15 महीने लग जाते हैं पूरे टाइम में, जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है और फाइनल रिजल्ट तक, यानी फाइनल सिलेक्शन तक। तो ये कैंडिडेट का जो मेन जो प्राइम टाइम है जो उसके लाइफ का, उसको काफ़ी टाइम को वेस्ट भी कर देता है और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ये अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यूपीएससी का जो सिलेक्शन का टाइम है इसको रिड्यूस किया जाए। तो इसकी मेजर रिकमेंडेशन और क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला तो यही है कि जो सिलेक्शन साइकिल है इसको रिड्यूस किया जाए। जो अभी इतना टाइम लगता है 15 महीने से ज़्यादा या 15 महीने के लगभग, इसकी वजह से जो कैंडिडेट हैं उन पर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस पड़ता है। और ये कई बार होता भी है, बहुत सारे लोग क्या होता है इतना टाइम लगता है और फेल हो जाते हैं। मान लो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। कई बार दिल्ली में करोल बाग से ये सूचनाएं आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती हैं, न्यूज़ में आता है कि किसी बंदे ने आत्महत्या कर ली। मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही होता है ये सब कुछ। तो ये जो टाइम पीरियड है ये घटाया जाए। ऐसा हो सकता है यूपीएससी को साल में 2 बार लिया जाना चाहिए, 6 महीने में एक बार, 6 महीने में प्रोसेस हो, जिससे जल्दी से हो, ताकि बच्चे के 3-4 साल में सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाए, फिर अपना और कोई काम देखे। तो इस तरह का हो सकता है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या दी है, एग्जामिन रीजन्स फॉर द लो टर्न आउट ऑफ कैंडिडेट्स। होता ये देखो, लगभग 9 से 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का हर साल, सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं हम, लेकिन देते आधे से कम है, लगभग 4 लाख 4.5 लाख इतने बच्चे एग्जाम देते हैं। तो इनके पीछे क्या रीज़न है, इनको रोका जाना चाहिए और इसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है फर्निश डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड। जो यूपीएससी 100 रुपये जो फीस लेती है उसका कहाँ पे खर्चा करती है, कहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर होता है, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फी कलेक्शन का, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है फॉर्म एन एक्सपर्ट कमेटी टू असेस द इक्वल अपॉर्चुनिटी। अभी आपने देखा होगा इस तरह की न्यूज आती है कि जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है और जो हिंदी मीडियम के हैं या किसी और लैंग्वेज से हैं उनका कम सिलेक्शन होता है। तो जो ये डिस्क्रिपेंसी या फिर जो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बच्चों को, तो इसके बारे में पूरा एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाए और इस पर इंप्रूवमेंट किया जाए रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। नेक्स्ट ये रिकमेंडेशन है अपॉइंट एन एक्सपर्ट ग्रुप टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। यूपीएससी आपको पता है हर 2-3 साल में कुछ चेंजेस करती रहती है, या तो सिलेबस में या कोई और स्कीम जारी कर देती है। तो ये सिलेबस में या स्कीम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इसमें जो चेंज करती है पूरा सही से इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाए और पूरा डिटेल में बताया जाए कि भाई साहब कहाँ से कुछ आप पूछने वाले हो, क्योंकि आपको भी पता है यूपीएससी का सर पैर कुछ है नहीं, न जाने कहाँ से पूछ ले। और प्रीलिम में तो आपको पता है कुछ भी कहीं से कुछ भी पूछा जाता है, बच्चों को एक तरह से हैरासमेंट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। बच्चों को सरप्राइज मिलता है वहाँ पे जाके, अरे ये भी पढ़ना था, इस तरह के टॉपिक भी आ गए। तो कोई डिफाइंड ऐसा सिलेबस है नहीं, बस लिख दिया एक टॉपिक, उसमें तो सारा कुछ आता है। मान लो लिख दिया कुछ भी टॉपिक लिख दिया, मान लो वुमेन रिलेटेड स्कीम्स, अब इसमें तो सारी स्कीम आती हैं, क्या क्या है क्या नहीं है, या कुछ भी इस तरह से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो पूरा डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन दिया पब्लिश द आंसर की आफ्टर प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द एग्जाम। बहुत ही अच्छा ये रिकमेंडेशन है। अभी क्या होता है जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है यूपीएससी का, उसके बाद वो प्रीलिम्स की आंसर की जारी करती है। मान लो देखो इस बार 18 मई तक ये इंटरव्यू चलेंगे और आप सबको पता है इस साल जो आपका प्रीलिम्स है वो 28 मई को है। 28 मई को मतलब 18 मई को इंटरव्यू खत्म हो रहे हैं, लगभग 20 मई के लगभग रिजल्ट आएगा फाइनल, और उसके 6-7 दिन बाद या एक सप्ते बाद लगभग करेगी, यानी कि 26 या 27 तारीख को आपकी आंसर की आने वाली है पिछले साल की, जो पिछले साल जिसने यूपीएससी का प्रीलिम दिया होगा। अब आप सोचो आप कौन सा आंसर क्या किस चीज़ का समझ रहे हो, और इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है ना, गूगल सही से आंसर बताता है, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो भी फेल हो जाते हैं यूपीएससी के सामने, क्योंकि उसकी आंसर की जो आती है वो अलग ही निकलती है। तो आप आंसर की दे रहे हो बिल्कुल अगले एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही देखो, तो बच्चा कैसे एनालिसिस करे कि उसने पिछले एग्जाम में क्या गलती की है। बहुत ही नाइंसाफ़ी है भाई साहब, समझ सकते हो आप। तो ये जो आंसर की है जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही दी जाए आंसर की, और उसके बाद जारी करने के बाद फिर जो रिजल्ट दे रहे हो आप
रिजल्ट से लगभग पहले या उसके बाद ही प्रीलिम के रिजल्ट के टाइम पे ही देनी चाहिए। ये ऐसा कहा है रिकमेंडेशन में, ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंक्रीज किया जा सके इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट है कलेक्ट फीडबैक एंड इफेक्ट इम्प्रूवमेंट। देखो आपने देखा होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, किसी मान लो कॉलेज में है या किसी स्कूल में आपका पड़ा है सेंटर, तो आपने देखा है कभी वहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो बहुत ही बिहेव ऐसा कॉलस बिहेव रहता है, कठोर उनका बिहेव रहता है, कुछ ही ऑकवर्ड सा बिहेवियर रहता है, आपसे ऊट पटांग कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी जो ज़रूरी नहीं है वो डॉक्यूमेंट पूछेंगे, कभी कभी कहेंगे कि आपसे आप 2 आईडी दिखाओ, और बल्कि एक ही आईडी चाहिए होती है, कभी कभी देखने को मिलता है। जनरली ऐसा यूपीएससी के एग्जाम में होता नहीं है, छोटे मोटे एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन यूपीएससी के में होता नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा स्टाफ होता है मूर्ख जो परेशान करता है बच्चों का। तो बच्चों से फीडबैक लिए जाएँ कि उस सेंटर में आपको क्या क्या परेशानी देखने को मिली, क्या हुआ, इसकी वजह से क्या है, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट का होगा जब फीडबैक अपना देंगे, अपना अनुभव बताएंगे, ये भेजेंगे यूपीएससी को, तो फिर इससे क्या है यूपीएससी इस पे काम कर सकेगी कि भाई साहब ये इस तरह से बच्चों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं है सिर्फ आप आधार कार्ड ही पूछोगे। बहुत बार ऐसा होता है, पता नहीं होता, पूछते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ, नहीं कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, बल्कि कोई और डॉक्यूमेंट भी वैलिड होता है, इतना ही। तो इस तरह से परेशानी जो बच्चों को होती है ये फीडबैक लिया जाए और फिर इस इम्प्रूवमेंट किया जाए इसमें। ये था पार्लियामेंट्री पैनल ने जो अभी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी। अब जान लेते हैं कुछ और कमेटी जो बैठी थी जिसके बारे में, मतलब जिसने यूपीएससी के बारे में और रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी। पहली है होटा कमेटी। ये होटा कमेटी बैठी थी, इसने कहा था एज लिमिट है ना जो अभी 32 साल, उसको मतलब घटाया जाए, रिड्यूस किया जाए। जो जनरल कैटेगरी के लिए 32 है उसको 26 किया जाना चाहिए, ऐसा बोला। ये कॉमन होना चाहिए सभी सेंट्रल सर्विसेज के लिए, ये होटा कमेटी ने रिपोर्ट में कहा था। लेकिन आपको पता अभी लागू किया नहीं गया है ये। नेक्स्ट एक सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठा था, ये 2007 में रिपोर्ट आई थी इसकी। इसने कहा था कि जो लेटरल एंट्री है इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, जिसमें स्पेशलिस्ट एंटर किया जाना चाहिए सिविल सर्विसेज में। लेटरल एंट्री और लागू भी कर दिए गवर्नमेंट ने, पढ़ेंगे हम इसके बारे में थोड़ा लास्ट में। नेक्स्ट कहा था कि स्पेशलिस्ट हायर किए जाने चाहिए डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के लिए, मतलब कोई मान लो किसी काम के लिए सिविल सर्विस में स्पेशलिस्ट चाहिए, मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक में या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक में कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, इस तरह से लेटरल एंट्री होनी चाहिए, या किसी बिजनेस के लिए, इस तरह से। नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। जो अभी सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट है मान लो बन जाते हैं वो सिविल सर्वेंट, तो उनको ट्रेनिंग जो होती है मसूरी में या फिर हैदराबाद में पुलिस एकेडमी है जो, तो इनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उस ट्रेनिंग को और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, ये इस रिपोर्ट में कहा था, सेकंड एआरसी रिपोर्ट में। अब जान लेते हैं कुछ इश्यूज, क्या क्या इशू हैं सिविल सर्विसेज में, क्या क्या परेशानियां हैं। पहला तो ये कि आज़ादी से पहले आप सबको पता है इसका नाम हुआ करता था आईसीएस, आईएएस का जो नाम है अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। तो इसका नाम चेंज किया आईएएस, लेकिन इसको इंडियन फिलॉसफी से लिंक नहीं किया गया। अभी तक जो देखो आईएएस जो बनते हैं ना, उनका जो माइंड सेट है, एटीट्यूड है, अभी भी वो कॉलोनियल एटीट्यूड है, उसी तरह से काम करते हैं। मतलब लोगों को आपने देखा होगा, सब तो नहीं करते, बहुत बार ऐसे अच्छे आईएएस की न्यूज़ आती है कि उसने इस तरह से किसी आदमी की सहायता की, खुद पर्सनली भी, तो लेकिन बहुत सारे जो आईएएस आईपीएस लोग हैं वो लोगों का मतलब एक तरह से हनन करते हैं, परेशान करते हैं उन्हें, उनका कॉलोनियल एटीट्यूड होता है। जिस तरह से जब हम गुलाम थे, सिविल सर्वेंट जो हुआ करते थे ब्रिटिश इरा के, तो वो इंडियंस को नुकसान पहुंचाया करते थे, इस तरह से कुछ काम करते हैं ये, तो ये एटीट्यूड है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इशू है एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी। देखो आर्टिकल 311 है संविधान में, ये सेफ गार्ड देता है सिविल सर्वेंट को। आर्बिट्रेरीली यानी कि अपनी मर्जी से किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता सर्विस से। ये एक तरह से सेंस ऑफ परमानेंसी का उन्हें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, यानी कि उन्हें लगता है हमारी जॉब तो परमानेंट है, हमें कोई हटा नहीं सकता। इस तरह से उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, ना ही उनकी जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी झलकती है उनके काम में। तो इसमें कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि जिसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके उनके कामकाज में। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। देखो ये जनरल नॉलेज होती है किसी भी सिविल सर्वेंट के पास, अगर किसी फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए तो वो नहीं होते, तो स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, इसकी कमी है अभी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक मैकेनिज्म।
देखो आप सबको पता है, एक बार किसी का सिलेक्शन हो गया और फिर उसे ट्रेनिंग दी गई और कहीं पे पोस्टिंग मिल गई, फिर वो ज़िंदगी भर ऐश करता है भाई साहब। बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, ऐश भी करते हैं, मतलब मज़े भी लेते हैं, लेकिन बीच में उनका कोई भी ना मॉनिटरिंग नहीं होती, कोई सेंस ऑफ पर्पज का री इनकलकेशन नहीं होता। इनकलकेशन का मतलब है कि उनमें कोई वैल्यूज बिठाना, उनके मन में कोई वैल्यूज बिठाना कि उनका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से आए थे वो सिविल सर्विस, यानी कि सिविल सर्वेंट है, उनका मकसद क्या है, क्या काम करना है उनका। तो ये बीच बीच में उनका री इनकलकेशन करना चाहिए, ये सिस्टमेटिक मैकेनिज्म का अभी अभाव है। तो ये इश्यूज हैं। अच्छा, कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने लिए हैं। पहला है मिशन कर्मयोगी। ये मिशन कर्मयोगी स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, इसके जरिए सिविल सर्वेंट को कैपेसिटी बिल्डिंग दी जाती है, मतलब उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है इसमें। लेटरल एंट्री रिफॉर्म, ये लेटरल एंट्री दी गई है, इसके तहत जो सेकंड ARC कमीशन बैठा था उसने जो कहा था ये लागू कर दिया गया। आपको पता है कुछ 10-12 पोस्ट निकलती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली सेक्रेटरी लेवल पोस्ट पे, अभी आप क्या है जब प्रमोशन होता है आपका 15-20 साल बाद सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचते हो आप, ये डायरेक्टली सेक्रेटरी लेवल पे किसी भी, मान लो गवर्नमेंट में कोई काम कर रहा है कर्मचारी, मतलब गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहा है GM की पोस्ट पे या उससे अबव पोस्ट पे किसी भी प्राइवेट कंपनी में, तो डायरेक्टली उसको हायर कर लिया जाता है प्राइवेट सेक्टर से इंटरव्यू के बेस्ड पे। तो ये लेटरल एंट्री रिफॉर्म किया गवर्नमेंट ने, लेकिन इस पर भी कुछ आरोप लगते हैं कि अपने इसमें फेवर किया जा सकता है, अपने लोगों को हायर किया सकती है गवर्नमेंट, फेवर कर सकती है, इस तरह से आरोप लगते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने स्टेप लिया ई समीक्षा। ये देखो एक ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें मॉनिटरिंग की जाती है, जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं और फिर सिविल सर्वेंट को वो लागू करने होते हैं तो उन पर क्या क्या कदम उठाएं सिविल सर्वेंट ने, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है ई समीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है सिटीजन चार्टर। ये देखो हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को मैंडेटरी है कि सिटीजन चार्टर लागू करना होता है। इसका मतलब ये है कि सिटीजन चार्टर, इसमें कि कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि डिलीवरी सिस्टम कैसा चल रहा है किसी भी मिनिस्ट्री का, किसी भी डिपार्टमेंट का, कि लोगों तक जो स्कीम है, योजनाएं हैं उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, उनका निवारण हो रहा नहीं हो रहा, ये सिटीजन चार्टर होना चाहिए हर एक मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट और इंटेलेक्चुअल को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया था। एक है CP ग्राम्स। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके जरिए कोई भी आदमी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, दर्ज कर सकता है अपनी कंप्लेंट, और अपनी ग्रीवेंसेज को, जो दुख निवारण है, ट्रैक कर सकता है कि उनकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची, कितना उसका काम हुआ है, कितना सुनी है उनकी कंप्लेंट को, शिकायत को सिविल सर्वेंट ने। नेक्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। इसमें देखो जो गवर्नमेंट सर्विस इंटरनेट के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड की जाती है उनकी मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन, असेसमेंट किया जाता है। इसके जरिए सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट्स या UT जो भी सर्विस डिलीवरी करती है उसका असेसमेंट किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये स्टेप लिए थे गवर्नमेंट ने। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, देखो सिविल सर्विसेज क्या है ना, एक आपको पता है बहुत ही असेंशियल है हमारे इंडिया के लिए, बहुत सारा काम करता है सिविल सर्विसेज, IPS IAS IRS जो भी हैं। तो इनकी जो रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग, इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। तो ये जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशन या पब्लिक अफेयर को जो मैनेज करने के लिए, ये जो चैलेंजेस हैं इनका निवारण करने के लिए इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो करने चाहिए गवर्नमेंट को। तो यही था इसके बारे में।